हेलो नमस्कार टू एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रल। मेरा नाम है दीपक सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड पॉलिटी सीरीज़। इस पूरी सीरीज़ में हम पॉलिटी को इन शॉर्ट कवर करेंगे, कीपिंग इन द माइंड ऑल द प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। अलग अलग एग्ज़ाम्स में जिसमें भी पॉलिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी जाती है, तो उसके प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम छोटे छोटे वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला लेक्चर जो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और ये दूसरा लेक्चर है, ये भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का है। पहले लेक्चर में हमने कवर किया है कंपनी रूल, और सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे क्राउन रूल के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कंपनी रूल क्या है। तो कंपनी रूल, जब तक कंपनी के हाथ में अथॉरिटी थी तो उस दौरान जितने भी एक्ट्स पास हुए इंडिया में उनको हमने कैटेगराइज किया है एज कंपनी रूल। और क्राउन रूल की बात करें तो जब से ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया इंडिया से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स थे, यानी 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उसके बाद क्राउन ने डायरेक्टली कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो उस दौरान जितने भी एक्ट पास हुए टिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, तब तक के सारे एक्ट्स को हम क्राउन रूल की कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्राउन रूल में क्या क्या पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी 1857 की क्रांति के जस्ट बाद पास हुआ था। और फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 एंड दैट ऑफ 1947। तो ये सारे एक्ट्स को हम इन शॉर्ट में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको पास किया गया था 1857 की रिवोल्ट के जस्ट बाद। क्यों किया गया था? ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि कुछ डर था कि आने वाले समय में 1857 में जो रिवोल्ट हुआ ऐसी स्थिति दोबारा क्रिएट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए कुछ उपाय किए गए, जिसमें से सबसे पहला क्या किया गया कि कंपनी को किनारे कर दिया गया और इंडिया की जो भी डिसीजंस थे, जो भी अथॉरिटी थी, वो चली गई क्वीन विक्टोरिया के पास। कैसे? क्वीन विक्टोरिया को डिक्लेयर कर दिया गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और क्वीन विक्टोरिया कौन थी? उस समय ब्रिटेन की महारानी थी, तो उन्हीं के पास सारी अथॉरिटी चली गई। और गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल जैसा आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 में जो कंपनी के गवर्नर जनरल थे उनको बना दिया गया इंडिया का गवर्नर जनरल। तो इस तरह सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अब क्या किया गया? गवर्नर जनरल को रिप्लेस कर दिया गया वायसरॉय ऑफ इंडिया से। तो वायसरॉय सबसे पहले कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और इसके बाद वायसरॉय को असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, ये भी तय किया गया। और इसी के साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो बॉडीज़ जो हमने पहले पुराने वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे जब कंपनी सारे डिसीजंस को ले रही थी इंडिया में, उस समय ये दोनों बॉडीज़ कैसे रिस्पॉन्सिबल थी। तो इन दोनों को स्क्रैप कर दिया गया, दोनों को स्थगित कर दिया गया। और अब जब ये दोनों बॉडीज़ स्थगित हो गई तो अल्टीमेटली अपने आप क्या हो गया? डुअल गवर्नमेंट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके थ्रू इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये भी अबॉलिश हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद सिविल सर्विस को शुरू करने की जो है बात कही गई कि अब इसको ऑफिशियली हम शुरू करेंगे। फिर इसके बाद गवर्नर्स ऑफ वेरियस प्रेसिडेंसीज वर अपॉइंटेड बाय द क्राउन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वीन विक्टोरिया यानी क्राउन जो है वो डायरेक्टली अपने रूल में आ गया, सारे शासन जो है अपने हाथ में ले लिया। तो वही तय करने लगा कि किस प्रेसिडेंसी से कौन सा गवर्नर बनेगा। और इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी ये जो राज्य हड़प की नीति थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इसको ख़त्म कर दिया गया, जो डलहौजी के समय में बहुत तेज़ी से हावी थी, जिसके थ्रू झांसी गया, सतारा गया, लखनऊ गया। तो ये जितनी भी ऐसी और जो दूसरी प्रेसिडेंसीज थी, जो दूसरे एरियाज़ थे, ये लैप्स हुए थे अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के बारे में। तो 1861 में इसको पास किया गया, और इसमें जो सबसे बड़ा डिसीज़न था वो ये था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसरॉय की हेल्प के लिए, तो उस काउंसिल में 5 मेंबर ऐड कर दिया गया। और इसके बाद जो 5 मेन लोग हो गए उसमें वो कौन थे? होम, मिलिट्री, लॉ, फाइनेंस एंड रेवेन्यू।
तो ये 5 लोग उस काउंसिल में मेन होते थे। और इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और संख्या बढ़ा दी गई। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे तो उनकी संख्या बढ़ा दी गई 6 से 12 तक। तो ये अलग अलग प्रोविंसेस से होते थे, अलग अलग फील्ड से होते थे। फिर इसके बाद एक और जो मेजर डिसीजन था वो ये था, लॉर्ड कैनिंग जो कि वायसराय थे इंडिया के उस समय, उन्होंने तय किया कि 3 लोगों को हम काउंसिल में जगह देंगे। कौन सी काउंसिल? जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसराय की, उसमें कौन से वो 3 लोग थे? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। तो ये 3 नाम आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 3 लोगों को जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उस काउंसिल में जगह दी गई। और फिर इसके बाद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन ब्रिटेन कुड ऑल्सो डिसॉल्व एनी एक्ट पास्ड बाय द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। इसका मतलब ये है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक आदमी को अपॉइंट किया गया था जिसको कहा जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो उसको ये अथॉरिटी दी गई कि गवर्नर जनरल की काउंसिल अगर इंडिया में बैठकर कोई डिसीजन लेगी इंडिया के लिए, तो वो आदमी जो कि ब्रिटेन में बैठा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो कभी भी किसी भी ऐसे एक्ट को, किसी भी डिसीजन को ऐसे पलट सकता है, उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। और इसके बाद एक और मेजर डिसीजन लिया गया। वो क्या था कि 1833 में, यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो प्रोविंसेस थे, जो दूसरी प्रेसिडेंसीज थी, यानी मद्रास है, बॉम्बे है, तो इनसे एक अधिकार छीन लिया गया था। कौन सा? लेजिस्लेटिव पावर्स का, यानी इनके पास कोई विधायी शक्तियां नहीं बची थीं। तो अब क्या किया गया कि इनको लेजिस्लेटिव पावर इस एक्ट के थ्रू दे दी गई, मद्रास को और बॉम्बे को। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये था कि इनको ये लेजिस्लेटिव पावर्स इस्तेमाल करने से पहले जो गवर्नर जनरल थे उनकी, यानी वायसराय की परमिशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बिना ये काम नहीं कर सकते थे। तो काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को डिस्कस करने के बाद अब नंबर है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब 1892 तक इंडिया में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हो चुका था, वो था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो 1885 में कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद कांग्रेस ने कई सारी डिमांड्स रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, जिसमें से जो मेन चीज़ थी, जो प्राइमरी चीज़ थी, वो ये थी कि इंडिया में इलेक्शंस होने चाहिए रादर देन नॉमिनेशन। तो इन सारी डिमांड्स को, प्लस कांग्रेस की और भी कई डिमांड्स थी, तो इन सारी डिमांड्स को पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ हद तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, कुछ हद तक माना। कैसे माना? इसी का नतीजा था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसमें एडिशनल और नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स थे उनकी संख्या जो है वो बढ़ा दी गई। और इसके साथ ही उन मेंबर्स को एक अधिकार दिया गया, जो कि पहली बार हो रहा था, कि वो बजट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मैटर हो, उससे जुड़ा हुआ कोई मामला, उस पर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन के साथ कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब है एक क्वेश्चन पूछा, उसके तुरंत बाद उसी से रिलेटेड या किसी दूसरे टॉपिक पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो हैं उनको अलाउ नहीं किया गया था। और इसके बाद मेन चीज़ क्या थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनको ये शक्ति तो दी गई कि वो कोई नया लॉ जो है वो ला सकती या फिर कोई पुराना जो है उसको हटा सकती, लेकिन इन सब के लिए उनको परमिशन चाहिए थी गवर्नर जनरल की। यानी बिना वायसराय के परमिशन के कुछ भी नहीं होगा। तो यानी कितना भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस की डिमांड्स मानी, बट मेन चीज़ क्या है कि जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी है वो अभी भी। अब 1892 को डिस्कस करने के बाद अब बारी है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की। तो इस समय तक देश में कुछ चीज़ें हो चुकी थी जिनको ध्यान करना ज़रूरी है। सबसे पहला, बंगाल का पार्टीशन हो चुका था 1905 में, और 1907 में कांग्रेस जो है स्प्लिट हो चुकी थी दो ग्रुप्स में, एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में। इस एक्ट को पॉपुलरली कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो ये दो लोगों के नाम से बना है। मॉर्ले कौन थे? मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन ब्रिटेन, और मिंटो कौन थे? मिंटो थे उस समय के वायसरॉय टू इंडिया।
तो कई डिसीजंस लिए गए, जिसमें से मेन डिसीजन क्या था, साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, फिर चाहे सेंटर में हो या फिर प्रोविंसेस में, उसको बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया? सेंटर में बढ़ाकर उसको 16 से 60 कर दिया गया, और जो प्रेसिडेंसीज थी यानी मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, इन जगहों पर इसको बढ़ाकर 50 ईच कर दिया गया, यानी हर जगह पर 50। और इसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियंस को पहली बार मेंबरशिप दी गई, किसकी? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। इससे पहले इंडियंस को उसमें मेंबरशिप अलाउ नहीं थी। अब इसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, जो सबसे ख़राब बात है इस एक्ट की, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि इंडिया में वो सारी जगह जहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं पॉपुलेशन में मेजॉरिटी में थे, तो उन जगहों पर इलेक्शंस में केवल मुस्लिम ही खड़े हो सकते हैं, और वोट डालने का जो राइट है, जो वोट डालने का अधिकार है, वो भी केवल मुस्लिम्स को ही दिया जाएगा, यानी नॉन मुस्लिम्स को वोट देना अलाउ नहीं था। तो ये अपने आप में उस टाइम के लिए भी गलत था, और आने वाले समय में यही कारण बना पार्टीशन का भी। इसके बाद परमिशन टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि 1892 में कांग्रेस की जो डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट करते हुए सप्लीमेंट्री मतलब क्वेश्चंस को रेज करने की आज़ादी तो दी गई, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है अलाउ नहीं थे। बट इस बार क्या हुआ, उस डिमांड को भी मान लिया गया। और इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट अभी तुरंत याद हो जाना चाहिए, और ये परमानेंट याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्येंद्र सिन्हा ये पहले इंडियन थे जिनको अपॉइंट किया गया वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए। तो ये नाम आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए। और एट लास्ट 2 इंडियंस वर ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। तो ये भी पहली बार हो रहा था। अब डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1919 तक क्या क्या इवेंट्स देश में हो चुकी थी, इनको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सारे सर्कमस्टेंसेस का कुछ ना कुछ इफेक्ट इन एक्ट्स पर देखने को मिलेगा। जैसे 1919 तक देश में क्या क्या हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरे दुनिया में चल रहा था, और उसके बाद पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करें तो जो कांग्रेस स्प्लिट हो चुकी थी वो 1916 में यूनाइट हो चुकी थी, और मुस्लिम लीग ने भी कुछ डिमांड्स कांग्रेस की अब तक मानना शुरू कर दिया था। और इसके बाद होम रूल मूवमेंट की भी शुरुआत हो चुकी थी। तो यानी एक नेशनलिस्ट अप्रोच जो है इंडिया में वो डेवलप हो चुका था, और वो कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम ग्रो कर रहा था। तो इस एक्ट को पॉपुलरली हम जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से। इसमें जो मेन मुद्दा है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है डायरकी। डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में फिर से, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और मिनिस्टर्स, ये 2 बॉडीज़ थी, ये 2 लोग थे जो कि सारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको गवर्न करते थे। अभी डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन से इनके पास अधिकार थे, कौन कौन सी फील्ड्स को ये गवर्न करते थे। तो हुआ क्या कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, इनको 2 लिस्ट बनाकर दी गई कि इन दोनों लिस्ट में ही आप अपने जो भी कानून हैं उनको बना सकते हैं। जो आपका सेंटर ऑफ फील्ड ऑफ अथॉरिटी है वो इन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिस पर होगा। कैसे होगा? तो प्रोविंसेस में क्या किया गया, 2 लिस्ट बनाई गई। कौन सी 2 लिस्ट बनाई गई? एक सेंट्रल के लिए और एक प्रोविंशियल। तो सेंट्रल में जो आइटम होंगे, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, तो इस तरीके के जो मुद्दे थे वो सेंट्रल में थे। बाकी सारे जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब प्रोविंशियल में आ गया। अब इसके बाद प्रोविंशियल में भी 2 कैटेगरीज बना दी गई, पहली रिजर्व्ड और दूसरी ट्रांसफर्ड। अब रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड का क्या मतलब है? रिजर्व्ड का मतलब है जो प्रोविंशियल आइटम्स थे, तो रिजर्व लिस्ट के जो भी मैटर हैं, तो वो सारे मैटर जो हैं किए जाते थे, उन पर लॉज बनाने या जो भी डिसीजन लेना है वो होता था गवर्नर जनरल की परमिशन से, और उनके साथ जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स होते थे, तो ये उनका मैटर था, ये उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, रिजर्व्ड लिस्ट। अब इसके बाद जो ट्रांसफर लिस्ट थी, इसमें जितने भी मैटर्स थे, यानी जैसे लोकल गवर्नमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, तो ये सारे मैटर्स जो हैं ट्रांसफर लिस्ट में आते थे, और ये मिनिस्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली डील कर सकते थे। अब इसके बाद बाकी प्रोविजंस की अगर बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में और क्या चीज़ें कही गई थी, तो वो थी कि मिनिस्टर्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर।
लेकिन जो काउंसिलर्स थे, यानी जो एक तरीके से फेडरल ऑटोनॉमी में थे, तो वो उन लोगों की जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर। इसके बाद साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इसको बढ़ा दिया गया और इसमें जो 70% ऑलमोस्ट 70% मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे। इसके बाद बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1919 को इस रिगार्डिंग कई बार पूछा जाता है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये हमेशा याद रहना चाहिए। और इसके बाद एक खास बात और, क्योंकि जैसा मैंने बताया नंबर बढ़ा दिया गया और 70% क्या हो रहे थे, इलेक्टेड थे, तो इसका क्या मतलब है, डायरेक्ट इलेक्शंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया इसमें। इसके बाद देयर वर कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स। तो जैसा हमने 1909 में पढ़ा था मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाया गया, उसी तरीके से कई क्लासेस के लिए, कई कास्ट के लिए, उनके लिए भी अलग से लाया गया। और इसके बाद सारी वुमेंस तो नहीं, लेकिन कुछ वुमेंस को भी वोट करने का अधिकार दिया गया। और इसके बाद जो मेन चीज़ है याद करने लायक, वो ये है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसमें 6 मेंबर होते थे और उन 6 में से केवल 3 को बोला गया कि वो इंडियन हो सकते हैं। और इसके बाद लेजिस्लेटर्स कुड आस्क क्वेश्चंस एंड ऑल्सो वोट फॉर अ पार्ट ऑफ बजट, यानी बजट से रिलेटेड किसी पार्ट के लिए क्वेश्चन पूछ सकते थे और अब उस पार्ट के लिए वोट करने का भी अधिकार दिया गया। यानी ये लोग ये भी तय कर सकते थे कि ये पॉलिसी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। हालांकि उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थे। क्यों? जैसे ऐसा नहीं था कि इंडियंस जो है पूरी तरीके से हावी हो गए थे और वो जो भी पॉलिसीज चाहते बना सकते थे। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल जो वायसराय थे, अल्टीमेट पावर अभी भी उनके पास थी। क्यों? क्योंकि हर बिल को, चाहे वो दोनों हाउसेस से पास हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो लॉ तभी बनेगा जब गवर्नर जनरल उस पर साइन करते हैं। यानी आज के जो हमारा करंट सिस्टम है कि बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी जो बिल है वो पास भले हो जाए, लेकिन वो फाइनल लॉ नहीं बन सकता। वो एक्ट बन सकता है लेकिन लॉ नहीं बन पाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट डे में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसका जो मेजर पोर्शन है वो 1935 से ही बना है। जैसे डायरकी को जो है ख़त्म कर दिया गया प्रोविंशियल लेवल पर, यानी सेंट्रल लेवल पर, यानी फेडरल लेवल पर अभी भी चल रही थी, बट प्रोविंशियल लेवल पर इसको ख़त्म कर दिया गया। और क्या डिसीजंस लिए गए? गवर्नर जो थे उनको हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया, बट जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी वो अभी भी इस समय भी सस्पेंड कर सकती थी किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, उनके पास अभी भी अधिकार थे। और इसके बाद सब्जेक्ट्स अंडर फेडरल लिस्ट वर डिवाइडेड इनटू 2 लिस्ट, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। तो जैसा हमने पहले पढ़ा कि 1919 में 2 लिस्ट बनाई गई प्रोविंसेस में, उसी तरीके से सेम लिस्ट बनाई गई फेडरल में भी, यानी सेंट्रल में भी अब 2 लिस्ट हो गई, एक रिजर्व्ड और एक ट्रांसफर्ड। जो ट्रांसफर्ड लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट थे उनको गवर्नर जनरल जो है डायरेक्टली अपने कंट्रोल में रख सकता था बाय द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसके बाद भी कुछ प्रोविजंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, तो उनको समझते हैं कि 1935 में और क्या प्रोविजंस थे। जैसे बाई कैमरल लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका क्या मतलब होता है? जैसे प्रेजेंट में हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेज हैं, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है, तो उसी तरीके से 2 हाउसेज बनाए गए। पहला था हाउस ऑफ स्टेट्स और दूसरा था फेडरल असेंबली। ऑलराइट, और यही सिस्टम कुछ प्रोविंसेस में भी लागू किया गया, जैसे बंगाल, मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंस एट्सेट्रा। तो जैसा कि हमको मालूम है कि प्रेजेंट डे में इंडिया में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, यानी विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों होते हैं। तो ऐसे केवल 6 स्टेट्स हैं इंडिया में, और कुछ स्टेट्स ने डिमांड रखी है, जैसे तेलंगाना ने रखी है, उड़ीसा ने रखी है, तो वो खैर अलग मैटर है, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बाकी क्या प्रोविजंस थे? तो प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनके भी मेंबर्स हुआ करते थे इस लेजिस्लेशन में। वो मेंबर्स अपॉइंटेड होते थे, इलेक्टेड नहीं होते थे, यानी वो ऐसा नहीं था कि इलेक्शंस में खड़े हुए और वहाँ से चुन कर आए, वो अपॉइंटेड होते थे। उनको अपॉइंट कौन करता था? उनके रूलर्स। ऑलराइट, एंड आफ्टर दिस डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड, यानी डायरेक्ट इलेक्शंस कराए गए। जैसा आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे
कि जो है 37 में इलेक्शंस हुए थे, उसमें कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें जीती, मुस्लिम लीग की केवल एक जगह बनी थी सरकार, तो खैर वो चीज़ें अलग हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए। इसके बाद स्टिल ब्रिटिश सुप्रीमेसी, यानी क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं कि अभी तक जो है इंडियंस को पार्टिसिपेट करने का अधिकार दे दिया गया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वोट दे सकते हैं, बट इन सब चीज़ों के बावजूद अभी भी जो है ब्रिटिश सुप्रीमेसी अभी भी कायम थी। कैसे कायम थी? क्योंकि अल्टीमेट पावर किसके हाथ में थी? जो वायसरॉय थे, जो गवर्नर जनरल उस टाइम थे, उनके पास ये अधिकार था कि कौन सा बिल जो है, कौन सा एक्ट जो है वो लॉ बनेगा, ये वो तय करते थे। तो इन सब की वजह से ब्रिटिश सुप्रीमेसी अभी भी प्रिवेलेंट थी। एंड आफ्टर दिस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, तो जैसा कि हमको मालूम है कि आरबीआई एक्ट 1934 जो है, तो वो पास किया गया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो उसको जो है इसी में इंक्लूड किया गया और ऑफिशियली उसको कंडक्ट किया गया। एंड एट लास्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, तो इसको कहीं कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी लिखा जाता है या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, दोनों सेम है। अब इस एक्ट में ध्यान देने वाली बातें क्या हैं कि माउंटबेटन प्लान फॉर द इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो इन दोनों प्लान्स को जो है लागू किया गया। यानी एक तरफ इंडिया को आज़ादी मिल रही थी और दूसरी तरफ इंडिया को जो है दो हिस्सों में बांट दिया जा रहा था, तो ये इसी एक्ट के थ्रू फिक्स किया गया। कैसे? दिस एक्ट वॉज डिसाइडेड टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। यानी इंडिया और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बन रहे थे बाय द वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके रिगार्डिंग क्या डिसीजन लिया गया? उनके रिगार्डिंग ये बोला गया कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट बने रह सकते हैं। तो जैसा हम कश्मीर की समस्या को हम जानते हैं कि कश्मीर के राजा जो थे हरि सिंह, उन्होंने तय किया कि हम इंडिपेंडेंट बनेंगे। तो ये सारे डिसीजंस, ये सारी ऑटोनॉमी जो है इसी एक्ट के थ्रू फिक्स की गई थी। और 560 से ज़्यादा रियासतें जो थीं उन्होंने तय किया कि वो इंडिया का हिस्सा बनेंगी। एंड आफ्टर दिस जो ब्रिटिश एम्परर थे, तो क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था कि 1850 एक्ट में जो एक्ट पास हुआ उसमें यह तय किया गया कि जो क्राउन है यानी जो ब्रिटिश क्वीन थी वो ही उनको डिक्लेयर कर दिया गया एम्प्रेस ऑफ इंडिया। लेकिन अब क्या हो गया? बाय द वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट ब्रिटिश एम्परर विल नो लॉन्गर बी एंटाइटल्ड विद द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया। आफ्टर दिस एक्ट रिसीव्ड अ रॉयल एसेंट, यानी इसको ऑफिशियली कब एक्सेप्ट किया गया? 18 जुलाई 1947 को ये जो है ये लागू हो गया। और इसके बाद जो पाकिस्तान बना वो 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। और मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने और इंडिया में लॉर्ड माउंटबेटन जो कि पहले से थे, तो उन्हीं को उस समय अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सारे एक्ट्स थे टिल 1947। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहें नॉलेज सेंट्रल।